देश तो तरक्की कर रहा है ना, फिर इसमें समस्या क्या आ रही है? हम चाहते हैं कि उस तरक्की का हिस्सेदार सामान्य परिवार का युवा भी बने। पुत्र और पूंजी और परिक्रमा, इसी के बीच सत्ता घूम रही है। जब एक देश में एक चुनाव कराने के लिए सर्वे हो सकता है, तो हमारा ये मानना है, युवा मंच ये मानता है कि एक देश एक शिक्षा नीति हो। बेरोजगारी के बाद अगर कोई गांव से पलायन का सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो शिक्षा है। कोई चीज़ फ्री नहीं है, कुछ मिलेगा तो कुछ कटेगा भी। संसाधन की कमी है नहीं, पूंजी की कमी है नहीं। आप देश की आबादी को बोलते रहते हैं कि देश की आबादी इतनी बढ़ गई कि संसाधन कम पड़ गए। देश की आबादी अगर 100 करोड़ है तो 200 करोड़ हाथ भी तो है काम करने के लिए। आपकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है? कौन दे रहा है इतना पैसा? सामान्य परिवार ही तो उठा रहा है आपका बोझ। वो चाहे टैक्स का हो, चाहे जीएसटी का हो। खरीदार कौन है? उपभोक्ता कौन है? आपके लिए सामान्य परिवार है। तो सामान्य परिवार पर एक बार सरकार भरोसा करे, सामान्य परिवार के बच्चों को एक बार जगह दे के देखे, वो परिस्थितियां बदल देंगे। उनमें इतना हुनर है, इतना काबिलियत है। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। यह अज्ञात ने कभी लिखा था, जो लाइनें, जो पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक समझ में आती हैं। सरकारें जब बहुत समय तक सत्ता पर होती हैं तो कहीं न कहीं उनको लोभ हो जाता है, और उस लोभ को मिटाने के लिए, उनको दर्पण दिखाने के लिए समाज से कुछ लोग उठते हैं, एक मुहिम लेकर, एक ज़रूरी बातों के साथ, लोगों की बातों के साथ, और उसके साथ फिर एक कारवां जुड़ता है और फिर ये क्रांति का रूप ले लेती है। ऐसे ही आज समाज से एक शख्स उभर कर सामने आए हैं जो अपनी संगठन की बात लेकर, युवा मंच की बात लेकर, युवाओं की बात लेकर लोगों के बीच में हैं, मिडिल क्लास की बात को लेकर लोगों के बीच में हैं, बिना जातिगत भेदभाव के लोगों के बीच में हैं और उनके मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही शख्स शारदानंद सिंह जी, जो कि युवा मंच के महासचिव हैं, आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में हम वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो आज राजनीतिक पार्टियां या नेता उन मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो मुद्दे जातिगत भेदभाव में दबते जा रहे हैं और मिडिल क्लास की जो बेसिक ज़रूरत है वो दबती जा रही है, और उसको उठाने के लिए वो आज हमारे बीच में है। शारदानंद जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। आज आपके साथ बातचीत करके हमको भी अच्छा लगेगा और आपके माध्यम से हम लोगों के संगठन का आवाज़ ज़मीनी स्तर पर पहुंचेगा। क्या कारण रहा, देश में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इतने संगठन हैं, रजिस्टर्ड संगठन हैं जिनकी संख्या हजारों में हो सकती है, फिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि एक नया संगठन बनाया जाए, एक नई बात कही जाए? क्यों ज़रूरत पड़ गई? तमाम संगठन तो चल रहे थे, किसी के साथ जुड़कर आप अपनी बात तो कह सकते थे। बात आपकी सही है कि किसी के साथ जुड़ कर के हम अपनी बात कह सकते थे, लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं वो हमारा संगठन ही कह सकता है। क्या बातें कहना चाहते हैं आप? लोकतंत्र की जो शुचिता है, जिसमें सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं की जितनी भागीदारी होनी चाहिए, आज वो दिख नहीं रही है। लोकतंत्र में जितना अवसर सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं को मिलना चाहिए, आज वो मिल नहीं पा रहा है। सामान्य पृष्ठभूमि के जिन युवाओं को जहाँ पर होना चाहिए वो वहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। राजनीति के लिए ये युवा केवल वोट बैंक हैं, पूंजीवाद के लिए ये युवा केवल श्रम शक्ति हैं, अवसरवाद के लिए ये युवा केवल भीड़ तंत्र हैं। और हम इन तीनों को दरकिनार करके सामान्य परिवार के युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि वो अपने हक को पाने के लिए वंशवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद से ऊपर उठ करके लोकतंत्र के विभिन्न आयामों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, और वो जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं युवा मंच उनको ऐसा मंच प्रदान करेगा कि वो वहाँ पर अपने आप को देखेंगे। इसलिए युवा मंच का गठन किया गया है कि उन पृष्ठभूमि के युवा जो उनका कि कोई भी पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक ना हो, उनको हम लोग अपने साथ जोड़ेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार के युवा हम लोगों के साथी होंगे। उनके साथ ज़मीनी मुद्दों से लेकर के प्रदेश और राजधानी दिल्ली के मुद्दों तक पर हम लोग बात करेंगे और उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश में युवा एक अलग वर्ग में बटा हुआ है। एक वर्ग इस तरीके का है जो राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा है, एक वर्ग है जो रोजगार को लेकर जूझ रहा है क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, उसको रोजी रोटी चाहिए, उसको देश दुनिया से इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। और एक वर्ग वो है जो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, उसको लग रहा है कि हम किसी पार्टी के साथ जुड़ के अपना भविष्य बना सकते हैं, या उसको लगता है कि थोड़ा बहुत काम करके भी अपना भविष्य बना सकते हैं।
क्यों युवा भटका हुआ है, उसको क्या ज़रूरत है, उसकी बेसिक नीड क्या लग रही है आपको? देखिए, युवा भटका इसलिए है क्योंकि उसको राजनीति भटकाई हुई है। जाति के हिसाब से चलने वाले राजनीतिक दल युवाओं को केवल वोट बैंक के लिए यूज करते हैं। जो जिलों में लोग जातियों का बात करते हैं और अपना छाती पीट के ये कहते हैं कि हम अपने जातियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, वही नेता जब लखनऊ पहुंचते हैं तो वो जाति उनके परिवार तक सीमित हो जाती है। अपने स्वयं मिनिस्टर हो जाते हैं, अपने लड़के को विधायक बना देते हैं, अपने ही लड़के को मंत्री बना देते हैं। जो कुछ बच जाता है वो अन्य लोगों में बांट करके, और जब उनसे भी ज़्यादा उनको मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 2 ही पुत्र हैं और टिकट उनको मिल गया कि 5 टिकट आप दे सकते हैं, तो 3 टिकट पैसे पर बेच देते हैं। तो एक रोजगार भी उनका है और दूसरा उनका राजनीतिक आधिपत्य भी है, और जो सामान्य परिवार के युवा हैं उनको ये अवसर नहीं मिलेगा। पूंजी परिक्रमा ये सत्ता का केंद्र बिंदु बन गया है। पुत्र और पूंजी और परिक्रमा, इसी के बीच सत्ता घूम रही है, और हम चाहते हैं कि इस नेक्सस को तोड़ा जाए। पुत्र परिक्रमा पूंजी को हटा करके सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं को वहाँ पे स्थापित किया जाए। एक बहुत गंभीर चीज़ है युवाओं के बीच में, हम ये देख रहे हैं कि इंटर लेवल तक या ग्रेजुएशन लेवल तक यूथ ये चाहता है कि हमको इस क्षेत्र में काम करना है जाके, लेकिन जैसे साल दर साल आगे बढ़ता है उसको लगता है कि हमने जो पढ़ाई पढ़ी थी उसमें ये खामी रहेगी। अगर ये हमको शुरुआत में मिला होता एजुकेशन में तो हम कुछ बेहतर कर सकते थे, या हमारी इंग्लिश इतनी मजबूत होती। खासकर यूपी बोर्ड की अगर बात करें, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो इतना मन लगा के पढ़ते हैं, टॉप करते हैं, और जाके जब ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई जब देखते हैं तो उनको लगता है कि यार यहाँ तो इंग्लिश की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या शिक्षा व्यवस्था में खामी लग रही है, कैसे दुरुस्त किया जाए कि वो जो कमी ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चे को लग रही है वो शुरुआत में ही दूर हो जाए? देखिए, आपका मुद्दा बेहद वाजिब मुद्दा है और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को देखिए 2 भागों में बांटा गया है। एक यूपी बोर्ड है और एक सीबीएसई बोर्ड है। जब एक देश में एक चुनाव कराने के लिए सर्वे हो सकता है और देश के आम लोगों से सहमति ली जा सकती है, देश के पार्लियामेंट में ये बात आ सकता है कि एक देश एक चुनाव हो सकता है, तो हमारा ये मानना है, युवा मंच ये मानता है कि एक देश एक शिक्षा नीति हो। अब कहाँ चुनौतियाँ हैं? मान लीजिए कि कोई भी लड़का यूपी बोर्ड से पढ़ करके आया, ग्रेजुएशन किया, और वो चाहता है कि यूपीएससी की तैयारी करे। जब यूपीएससी करने जाता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ तो एनसीईआरटी चलता है, जबकि यूपी बोर्ड में तो चलता नहीं। तो उसे 6 से लेकर के 12वीं तक की फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ के आया है लड़का, उसे केवल रिवीजन करना पड़ता है। तो जब वो तैयारी करता है तो जो तैयारी वो 3 सालों में कर सकता है, वो सामान्य परिवार का लड़का जो यूपी बोर्ड से पढ़ के गया है, वो तैयारी करने में उसे 5 साल लग जाएंगे और उसमें उसका उम्र चला जाएगा, इसलिए वो पिछड़ जाता है। तो हमारा ये कहना है कि एक शिक्षा नीति बनाई जाए। दूसरा कि जो शिक्षा में समान अवसर की बात है, तो आज आप देख रहे होंगे कि प्राथमिक विद्यालयों की हालत क्या है। आम जनता को ये भरोसा ही नहीं है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मिल रही है। उसका मुख्य वजह यह है कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि प्राइवेट ही अच्छा पढ़ा सकता है, सरकारी नहीं पढ़ाया जा सकता। तो लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी के स्थान पे प्राइवेट में जगह देना शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि अगर औसत आय मान लें एक परिवार का 3 लाख रुपए, तो साल भर में वो 3 लाख रुपए सालाना, प्री नर्सरी से लेकर के अगर 8वीं तक पढ़ाते हैं तो कुल 10 साल समय लगता है। तो 30 लाख रुपए 10 साल में हुए। अब 30 लाख रुपए में 12.5 लाख रुपए तो आपका खर्च आ जा रहा है औसत दर्जे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का। तो आपके पास बचत क्या हो? आज उसी का कारण है कि गांव से पलायन है। बेरोजगारी के बाद अगर कोई गांव से पलायन का सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो शिक्षा है। लोग अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए शहरों में हैं, कस्बों में हैं, एक परिवार के साथ। अब वो शिक्षा किन मूल्यों पर है? तो जब 12.5 लाख रुपए आप 30 लाख में से ले रहे हैं शिक्षा के नाम पर, तो अभी तो स्वास्थ्य बाकी है, जीवन की और आवश्यकताएं बाकी हैं। उन आवश्यकताओं को काटा जाता है। होली, दीपावली, दशहरा जब नए कपड़े पहन करके सब लोग निकलते हैं तो मध्यम वर्ग का परिवार पुराने ही कपड़े को धो पोछ करके प्रेस करके पहन के निकलता है। वो उसकी मजबूरी है। अपने थाली का 1 रोटी कम करता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने ज़मीन का टुकड़ा कम कर देता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। माताएं अपने गहने और जेवर कम कर देती हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षा का कीमत वो जानती हैं कि यह शिक्षा उनके बच्चे को क्या दे सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर ये व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों में हो, उच्च प्राथमिक में हो, तो क्या दिक्कत है? सरकार कहेगी कि इस पर बहुत भारी बजट खर्च होगा। जो परिवार औसत
मामले में 700 से 1000 तक फीस प्राइवेट को दे सकता है, आपको भी 200 रुपये 250 रुपये फीस दे देगा। आप उनसे फीस ले लीजिए, आप उनके किताब का पैसा ले लीजिए, आप उनके ड्रेस का भी पैसा ले लीजिए, और जो लोग एकदम असमर्थ हैं उनको आप फ्री में दे दीजिए। ऐसे आप संख्या की गणना कर लीजिए कितने असमर्थ हैं और कितने सामर्थ्यवान लोग हैं। उनको आप NCERT का बुक दीजिए पढ़ने के लिए। NCERT के साथ साथ जो भी प्री नर्सरी से लेकर के 8वीं तक की ज़रूरतें हैं वो सब सरकारी विद्यालयों में पूरा करिए। अच्छे क्लासरूम बनाइए, अच्छे प्लेग्राउंड बनाइए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था दीजिए। शर्त एक है कि शिक्षा देनी होगी, उस पर समझौता नहीं होगा। शिक्षक की अच्छी भर्ती करनी होगी, उस पर भी समझौता नहीं होगा। आप पूंजी हमसे लीजिए, बच्चे को खिलाएंगे भी हम, बच्चे को स्कूल भी पहुंचाएंगे हम, ले भी आएंगे हम, फीस भी देंगे हम, किताब का भी पैसा देंगे हम, लेकिन शिक्षा दीजिए। अगर सरकार ने इन शर्तों पे शिक्षा देना शुरू कर दी कि भाई ठीक है किताब का पैसा आप दे दीजिए, जो छपाई कास्ट आता है वो आप बता दीजिए जनता को, जनता पैसा आसानी से दे देगी। वो बजट जो 12.5 लाख जा रहा है, यकीन मानिए कि फीस देने के बाद, आपके बुक का पैसा देने के बाद, ड्रेस का पैसा देने के बाद बहुत खर्च आएगा तो 4 से 5 लाख रुपए आएगा इन 10 सालों में। तो उस आदमी का कम से कम 8 लाख रुपए बच गया। 7-8 लाख रुपए कम नहीं होता, वो आने वाली पीढ़ी को देगा, वो अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में लगाएगा, वो कोई अन्य कामों में लगाएगा। एक बार देश की सरकार यदि मध्यम वर्ग परिवार को सेंट्रल मान करके, केंद्र में ले करके काम करना शुरू कर दे, तो 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत होगा, यदि मध्यम वर्ग परिवार को आप अवसर दे देते हैं, उन बच्चों को अवसर देते हैं, तो 2047 तो बहुत दूर की बात है। मैं दावा करता हूं कि 2037 तक भारत को वो जहां 47 में देखना चाहते हैं वो 37 तक ही बन के खड़ा हो जाएगा। लेकिन मध्यम वर्ग को सेंटर में न रख करके या तो बहुत बड़ा पूंजीपति है केंद्र बिंदु, या तो गरीब परिवार को केवल राशन तक है, उनका भी केवल राशन से पेट ही पाला जा रहा है। अवसर कहाँ है? लेकिन वो भी तो ज़रूरी है। अगर राशन फ्री में नहीं दिया जाएगा, बच्चों को फ्री में शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो फिर वोट कैसे लिया जाएगा? वोट की राजनीति ही इस समाज को यहाँ तक ला दी है कि फ्री के चक्कर में कितने लोग अपना भविष्य नहीं संवार पा रहे हैं, और कितने लोग इस फ्री से दूर हट करके अपने बच्चे को अपने ज़मीन बेच करके पढ़ा रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि गांव के बच्चे जो शहरों के स्कूलों और महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, यदि वो कृषक पृष्ठभूमि से आते हैं, गांव के खेतीहर किसानों के घर से आते हैं, तो जाके पता कर लीजिए कि उनके घरों में या तो ज़मीन का टुकड़ा कुछ कम हो गया होगा, या तो कहीं से जो आय का स्रोत होगा, उन आय के स्रोत का सारा पैसा यहाँ लग जाता होगा। ये हकीकत है, कड़वा है, लेकिन यही हकीकत है। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही इसके बीच में कि हमने समस्या बताई और आपने उसका समाधान बताया। यानी कि सिर्फ समस्या नहीं बतानी, समाधान भी उसका तलाशना होगा। एक और बहुत गंभीर समस्या है लोगों के बीच में, हम ये देख रहे हैं, खासकर अगर हम लखनऊ में हैं, लखनऊ में हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि लखनऊ में आज टॉप क्लास के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। शिक्षा व्यवस्था के साथ जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई तो कर रहे हैं यहाँ पे लखनऊ में आके, गांव से, घर से निकल के। और जो समस्या आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि गांव में वो ज़मीन का टुकड़ा कम हो गया होगा, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि उनका ज़मीन का टुकड़ा कम हो रहा है। और क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वो बेहतर शिक्षा के लिए एक बेहतर इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि बेहतर शिक्षा चाहिए। लेकिन जब वो मेडिकल स्टूडेंट पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाते हैं, तो आम आदमी जो है वो उनसे जाके इलाज नहीं करवाता है, क्योंकि उसको लगता है कि बेहतर इलाज यहाँ नहीं होगा, बेहतर इलाज किसी प्राइवेट संस्थान में होगा। तो ये क्रम कैसे तोड़ना होगा? इस क्रम के लिए क्या समाधान है आपके पास? देखिए, प्राइवेट तभी चलेगा जब सरकारी संस्थाएं टूटेंगी, विश्वसनीयता सरकारी संस्थाओं पे कम होगी। यूजीसी का मामला ही उठा के देख लीजिए। यूजीसी का जितना भी आंदोलन हुआ वो सरकारी विश्वविद्यालयों में ज़्यादातर देखने को मिले, प्राइवेट में नगण्य हैं। अब इससे क्या मुहिम चलाया जाएगा कि सरकारी विश्वविद्यालयों में केवल आंदोलन होते रहते हैं, शिक्षा का माहौल अच्छा नहीं है। सीधा फायदा किसको होगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूटों को। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसके हैं, इस पर गौर करिए। किन के पैसे लगे हैं, किन के पैसों से बने हैं और किन को लाभ मिलता है। तो जब आप सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करके प्राइवेट की तरफ खींचिएगा, तो अपने देश के मध्यम वर्ग परिवार की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से टूट रही है कि बहुत बड़ा वर्ग गरीब होने जा रहा है।
सामान्य परिवार का लड़का शहरों में 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, 20 हज़ार रुपये में क्या खर्च चलेगा? शहरों के किराए, आजीविका के साधन, परिवार का खर्चा, शिक्षा का खर्चा, वो कहीं ना कहीं माइनस में है। दिनों दिन सामान्य परिवार के लोगों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है कि छात्रों की आत्महत्याएं रुक नहीं रही हैं? कहीं ना कहीं मानसिक दबाव है। जब लड़का इंटर पास करके बड़े तैयारी के लिए बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि हमारा परिवार कहाँ से पैसे लाता है। अगर उसके ऊपर ये मानसिक दबाव होता है तो वो मानसिक दबाव के कारण ही आत्महत्या कर लेता है कि अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। लेकिन इससे उबारने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त पूंजी है। ऐसा कोई पूंजी की कमी नहीं है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से सबको पोषित कर रही है तो मध्यम वर्ग परिवार को सेंट्रल में लाए, केंद्र बिंदु रखे और उनको पोषित करना शुरू करें। क्या वजह है कि पहले परिवारों में एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे और खुशहाल थे, क्योंकि पहले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा थी। लोग आसानी से 2 रुपये 5 रुपये फीस देकर के अपने लड़के को पढ़ाते थे। आसानी से सरकारी स्कूलों में विश्वास था कि यहाँ पे शिक्षा अच्छी मिलती है। पहले लोग प्राइवेट में पढ़ाना ही अपमान समझते थे, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल दी। गांव-गांव में प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फ्रेंचाइजियाँ बांट रखी हैं। पैसा किसके पास जा रहा है और शोषण किसका हो रहा है, इस बात पे चर्चा करनी होगी। व्यवस्था किसने बना दिया ऐसा, इस बात पे चर्चा करनी होगी। पूरा समाज किसको देख के आगे बढ़ता है। आज विदेशों में लड़के पढ़ने जा रहे हैं नेताओं के, तो समाज का सामान्य वर्ग यही तो समझता है कि भाई भारत में अच्छी शिक्षा नहीं है, विदेश में ही अच्छी शिक्षा है। तो विदेश का रास्ता किसने दिखाया? जबकि पहले अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय चलते थे, बनारस में था, लखनऊ था, तमाम विश्वविद्यालय थे, विदेश के लड़के पढ़ने आते थे। लेकिन यह माहौल तो कभी नहीं बनाया गया कि यहाँ पे विदेश के छात्र इतने आते हैं पढ़ने और हमारी गुणवत्ता अच्छी है। लेकिन बार बार नेता अपने लड़कों को बताते रहते हैं कि हमारा लड़का यहाँ पढ़ता है, हमारा लड़का यहाँ पढ़ता है। तो ये वंशवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद की देन है कि आज समाज 2 भागों में बट गया। बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई कुछ भी हो। बड़े लोगों को क्या असर पड़ता है, वो हम लोगों पर असर पड़ता है कि जीएसटी बढ़ी कि घटी, टैक्स का स्लैब क्या है, हम क्या दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। हमें छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लड़ाई लड़नी है। बड़े लोगों के लिए कोई भी चीज़ हो एकदम आसान है। छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा उनको समाज में इस तरह के संघर्ष नहीं है। भाई हमारा ये मानना है कि उनको जो राशन मिल रहा है वो मिलना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी भूखा सोए तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल उनको राशन मिलना चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, संसाधन उनको मिलने चाहिए। लेकिन क्या उसके बाद जो लोगों को ये संसाधन नहीं मिल रहा है उन लोगों का भी हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा गया? क्या उन लोगों से पूछना भी जरूरी नहीं समझा गया कि आप लोग कैसे हैं? फ्री राशन की बात हो रही तो मैं यहाँ पे एक और जिक्र कर लेता हूँ। बिहार में हाल ही में चुनाव हुए और उस चुनाव में हमने ये देखा कि महिलाओं को जो राशि दी गई उसका इम्पैक्ट चुनाव में पड़ा। उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी जो फ्री राशन दिया गया उसका इम्पैक्ट भी चुनाव में असर देखने को पड़ा। तो कहीं ना कहीं जागरूक जनता भी तो नहीं, उसको लग रहा है कि हाँ फ्री का मिल रहा है तो हाँ ठीक, ये हमारा मसीहा है। तो जनता को कैसे जागरूक करेंगे? जनता को जागरूक करने के बीच जनता में संवाद करना होगा। जनता को बताना होगा कि फ्री का चीज़ क्या होता है। अभी तत्काल की घटना है, पहले यूरिया का बोरी 50 किलो का आता था, किसानों को 2000 रुपये मिल रहा है। 45 किलो हुआ, अब 40 किलो हो गया। तो फ्री का ही तो प्रभाव है। आप कोई चीज़ फ्री नहीं है, कुछ मिलेगा तो कुछ कटेगा भी। मतलब एक हाथ से फ्री का दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आपसे इन हैंड ले रहे हैं, ऐसा आपके आंखों के सामने है, कोई पीठ पीछे थोड़ी है। हम सरकार चाहे कोई भी हो, फ्री फंड की व्यवस्था उतना ही करे जितना जरूरी है। आप हमसे मूल्य लीजिए। भाई हम प्राइवेट में तो पैसा दे ही रहे हैं ना, प्राइवेट चिकित्सकों को पैसा दे रहे हैं ना। हमारी हैसियत नहीं है कि हम लखनऊ के बड़े अस्पताल में इलाज करा पाएँ। हम सामान्य वर्ग के, हम कहाँ से लाएंगे? अपने को भी बेच देंगे तब भी इलाज नहीं हो पाएगा। हम लोगों की तो हैसियत है कि हम लोग जो सरकारी अस्पताल खुले हैं उनमें इलाज कराएं। लेकिन उसी सरकारी अस्पताल में जब मंत्री भर्ती होता है तो रात को 3 बजे ही उठ के भाग जाता है प्राइवेट में। उसको क्या लगा ऐसा कि सरकारी अस्पताल में ये नहीं है, वहाँ पे ये है। संसाधन की कमी है नहीं, पूंजी की कमी है नहीं। आप देश की आबादी को बोलते रहते हैं कि देश की आबादी इतनी बढ़ गई कि संसाधन कम पड़ गए। देश की आबादी अगर 100 करोड़ है तो 200 करोड़ हाथ भी तो है काम करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि वो आबादी आपसे काम, आपके लिए काम नहीं कर रही। आपकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है? कौन दे रहा है इतना पैसा? सामान्य परिवार ही तो उठा रहा है आपका बोझ। वो चाहे टैक्स का हो, चाहे जीएसटी का हो। खरीदार कौन है? उपभोक्ता कौन है? आपके लिए सामान्य परिवार है।
तो सामान्य परिवार पर एक बार सरकार भरोसा करे, सामान्य परिवार के बच्चों को एक बार जगह दे के देखें, वो परिस्थितियां बदल देंगे। उनमें इतना हुनर है, इतना काबिलियत है। देश की अर्थव्यवस्था जो है टॉप 5 में है, और समस्याएं जो आपने बताई कि मिडिल क्लास की ये सारी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं के बीच अगर देश की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में है तो क्या कारण मानते हैं? देश तो तरक्की कर रहा है ना, फिर इसमें समस्या क्या आ रही है? देश तरक्की कर रहा है, इसमें हमें भी कोई संदेह नहीं है। हम चाहते हैं कि उस तरक्की का हिस्सेदार सामान्य परिवार का युवा भी बने। अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि सरकारी व्यवस्था में, शिक्षण संस्थाओं या चिकित्सा व्यवस्था में सरकार ये जिम्मेदारी 100% उठा ले कि हम सामान्य परिवार को देंगे, बाकायदे उसका फीस ले ले। जहाँ 100 रुपये का फीस है, हम कहते हैं 200 रुपये ले ले। जो फ्री में पर्ची बनती है, हम कहते हैं कि हर बार हम दिखाए जाते हैं, हमसे 100 रुपये लीजिए। मशीन बढ़ाइए, इंफ्रा बढ़ाइए, शिक्षण संस्थाओं में आप व्यवस्था दीजिए, मॉडर्न क्लासरूम दे दीजिए, पढ़ने की उचित व्यवस्था करिए। ये विश्वास पैदा कर दीजिए सामान्य वर्ग के लोगों में कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसके लिए पढ़ाई की समुचित व्यवस्था है, और यकीन मानिए कि प्राइवेट से बेहतर है। ये विश्वास दिलाइए। आज वही प्राथमिक विद्यालय चलने लगेंगे। आप इंफ्रा तो देके देखिए, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा वो भी बता रहा हूँ। यदि सरकारी विद्यालय चलने लगे, सरकारी अस्पताल अच्छे चलने लगे, तो पूंजियाँ किसकी टूटेंगी?